वेलकम एवरीवन टू नॉलेज वेक्टर क्लासेस। आज हम लोग क्लास 10th साइंस बायोलॉजी का चैप्टर सेकंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन खत्म करेंगे एक ही लेक्चर के अंदर, जैसे हम लोगों ने लाइव प्रोसेस को खत्म किया था, बहुत सिंपल और इजी वे में। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी पीपीटी को ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं। तो ये रहा सबसे पहला पेज, क्लास 10 साइंस बायोलॉजी चैप्टर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये तो हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद सबसे पहले इमेजिन योर बॉडी is a massive office building. The brain is the CEO's office making decisions and the nervous system is the entire telephone network connecting every desk to the CEO. हम इस तरह से यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं कि हमारी बॉडी क्या है, ऑफिस बिल्डिंग है, और हमारा ब्रेन उसका एक सीईओ है, जिसके पास सारे की सारी रिपोर्ट, सारा स्ट्रक्चर सबमिट होता है। ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है एक एंटायर टेलीफोन नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है एवरी डेस्क को सीईओ के पास। ये बात तो इंट्रोडक्शन में आ गई। दूसरी बात है, वी डिवाइड दिस सिस्टम इनटू टू मेन पार्ट्स। हम अपने नर्वस सिस्टम को दो मेन पार्ट में डिवाइड करते हैं लोकेशन के बेसिस पे। पहला है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम लोग सीएनएस द बॉस भी बोलते हैं, और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम द वायर्स बोलते हैं। अभी हम लोगों ने बात करी कि हम ब्रेन को बॉस बोलते हैं। ब्रेन के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी एक जरूरी हिस्सा होता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। दिस इज द कमांड सेंटर लोकेटेड राइट डाउन द मिडल ऑफ द बॉडी। इसमें दो ही चीजें होती हैं, दो ही पार्ट होते हैं, एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। द मेन कंप्यूटर लोकेटेड इन द स्कल, ब्रेन की लोकेशन हमारे स्कल में ही होती है, और स्पाइनल कॉर्ड द थिक मेन केबल। स्पाइनल कॉर्ड को हमें बैकबोन नहीं समझना है। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, एक केबल होता है जो रनिंग डाउन द बैकबोन, मतलब बैकबोन के अंदर एक हॉलो स्ट्रक्चर के अंदर छुपा होता है, वर्टिब्रल कॉलम से इसको प्रोटेक्शन मिलती है। इट रिलेज मैसेजेस टू एंड फ्रॉम द ब्रेन, और ये ब्रेन और बाकी बॉडी के बीच में एक इंटरकनेक्शन को स्टैब्लिश करता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे हम पीएनएस बोलते हैं। पेरिफेरल मतलब होता है ऑन द एज और आउटर बाउंड्री। दीज आर ऑल लॉन्ग नर्व्स। ये सारी की सारी वो नर्व्स होती हैं, या फिर वो वायर्स हम इन्हें कह सकते हैं, या वो वायर, या हम वायर का कंपैरिजन यहाँ पे नर्व से कर रहे हैं, जो सीएनएस को पूरी बॉडी के ईच एंड एवरी कॉर्नर से कनेक्ट करती है, जैसे हमारे फिंगर टिप्स, जैसे हमारे टोज, हमारा स्टमक और हार्ट, बाकी सारे के सारे बॉडी ऑर्गन्स। एंड हाउ डू वी क्लासिफाई द पीएनएस वायर्स, क्रेनियल नर्व्स एंड जो होते हैं हेड वायर्स, एंड स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं बॉडी के वायर्स। इन क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व का नंबर फिक्स होता है। क्रेनियल नर्व का नंबर होता है 12 पेयर एंड स्पाइनल नर्व का नंबर होता है 31 पेयर्स। दीज नर्व एमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम द ब्रेन, क्रेनियम या स्कल। हम बोले कि क्रेनियल नर्व जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से आते हैं, और इनका फंक्शन होता है कि ये मोस्टली हेड और नेक के रीजन्स के सारे कंट्रोल को संभालते हैं, जैसे देखना, स्मेल करना, हमारे आंखों का मूवमेंट, हमारे टंग का मूवमेंट। तो फिर से बताता हूँ, क्रेनियल नर्व क्या होते हैं। क्रेनियल नर्व्स हमारे हेड या नेक के आसपास के रीजन के कंट्रोल को संभालते हैं। दूसरे होते हैं स्पाइनल नर्व, जिन्हें हम बॉडी वायर बोलते हैं। ये 31 पेयर्स में होते हैं, और ये नेक के बिलो जितना भी रीजन होता है बॉडी का, चाहे वो हमारे आर्म्स, लेग्स, चेस्ट, हमारा एब्डोमेन, और साथ ही साथ हमारे फिट और लोअर बॉडी के पूरे फील और सेंसेशन को कंट्रोल करता है। दो बात हो गई, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व का पेयर 12 होता है और स्पाइनल नर्व 31 होती है। इस डायग्राम से थोड़ा सा हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि क्रेनियल नर्वस सिस्टम, या फिर हम सीएनएस बोले, वो यहाँ पर है, ये हमारा ब्रेन है, और ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड है। फिर ये हमारी स्पाइनल नर्व है, 31 होती है, और पूरी की पूरी बॉडी में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। इसके बाद ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। दूसरी बात, अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ यू एक्सीडेंटली टच अ हॉट पैन, व्हाट डू, यू पुल योर हैंड बैक इंस्टेंटली। जैसे हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हम चाहे ना चाहे हमारा हाथ वहां से अपने आप हट जाता है। तो ये पूरा का पूरा फेनोमेनन कैसे होता है, स्टार्टिंग होती है स्टिमुलस से। स्टिमुलस डेफिनेशन इसकी होती है, एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज होता है जिसको देखकर कोई भी ऑर्गेनिज्म, या हम ही क्यों ना हो, क्योंकि ह्यूमंस को बायोलॉजी के अंदर एनिमल्स की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि हमें पता है ना कि ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस होता है। तो एनी चेंज इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट इज कॉल्ड स्टिमुलस, उसे हम स्टिमुलस बोलते हैं। दूसरा है हाउ टू एक्सप्लेन, द वर्ल्ड इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग अराउंड अस, दीज चेंज आर सिग्नल्स फॉर आवर बॉडी। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें या फिर हम समझना चाहें, तो हमारे आसपास वर्ल्ड कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, कभी कुछ चेंज आता है, कभी कुछ चेंज आता है। तो ये सारे चेंज हमारी बॉडी के एक सिग्नल होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स, टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करें, तो यहाँ पर हीट एक स्टिमुलस है। अगर सूरज की रोशनी, सनलाइट हमारी आंखों में जाती है ना, तो हमारी आंखें अपने आप छोटी हो जाती हैं। तो ये तो रिस्पॉन्स हुआ, लेकिन यहाँ पर स्टिमुलस क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे लाइट का होना, या किसी हीट या फिर हॉट या कोल्ड ऑब्जेक्ट, या उसकी हीटनेस या कोल्डनेस, वो हमारे लिए स्टिमुलस होता है।
दूसरा होता है रिस्पॉन्स, द रिएक्शन ऑफ अवर बॉडी टू अ स्टिमुलस इज कॉल्ड अ रिस्पॉन्स। अब उस स्टिमुलस पे हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स करती है वो होता है रिस्पॉन्स, एंड इट इज द एक्शन वी टेक आफ्टर डिटेक्टिंग अ चेंज। वो एक्शन जब हमारी बॉडी लेती है आफ्टर डिटेक्टिंग अ चेंज, जैसे ही हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चेंज आया उसको देखकर समझकर या सेंस करके हमारी बॉडी ने कोई भी चेंज किया, वो होता है क्या, रिस्पॉन्स। स्टिमुलस क्या था, टचिंग अ हॉट प्लेट। रिस्पॉन्स क्या था, पुलिंग योर हैंड बैक इमीडिएटली, अपने हाथ को तुरंत पीछे खींच लेना, ये क्या है, रिस्पॉन्स है। थर्ड थिंग इज रिसेप्टर्स। रिसेप्टर को हम लोग डिटेक्टर भी बोलते हैं, रिसेप्टर को हम लोग डिटेक्टर भी बोलते हैं। ये पेज 2 बार क्लोज हो गया। कंसेप्ट, अब इसका कंसेप्ट क्या है, हाउ डज द ब्रेन नो व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड, वी हैव स्पेशल डिटेक्टर्स इन आवर बॉडी कॉल्ड रिसेप्टर्स। अब हमारे ब्रेन को कैसे पता चलता है कि बाहर क्या हो रहा है, तो उसके लिए हमारी बॉडी में डिटेक्टर्स ही होते हैं, उन्हें हम रिसेप्टर भी बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन, रिसेप्टर आर स्पेशलाइज्ड नर्व सेल लोकेटेड इन आवर सेंस ऑर्गन्स। रिसेप्टर्स स्पेशलाइज्ड नर्व सेल होते हैं, नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं। देयर जॉब इज टू डिटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरमेंट। इनका काम क्या है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और सबमिट करना। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, हमारी बॉडी में जनरली 5 या 6, हमारे पास 5 है, एनसीईआरटी की बुक में 5 ही मेंशन होते हैं। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर है। सबसे पहला रिसेप्टर जो है हमारे पास वो है फोटो रिसेप्टर। फोटो से याद रख सकते हैं, फोटो आंखों से संबंधित है, आंखों से रिलेटेड है, तो उसकी लोकेशन आईज में होती है और इसका फंक्शन होता है ये लाइट को डिटेक्ट करता है और ये लाइट को लेकर स्टिमुलेट होता है। ठीक है, स्टिमुलेट में अगर कहूं कि ये फोटो डिटेक्टर जो है लाइट से, लाइट को इन्वायरमेंट में लाइट को देख समझकर इन्वायरमेंट चेंज लाता है हमारी बॉडी के अंदर। फिर है फोनो रिसेप्टर्स। फोनो रिसेप्टर्स को ऑडिटरी रिसेप्टर्स भी बोलते हैं, ये हमारे ईयर्स में होते हैं, कानों के अंदर, ये साउंड को डिटेक्ट करते हैं, हेल्प्स इन हियरिंग। फिर थर्ड है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारी नोज के अंदर होते हैं और ये डिटेक्ट करते हैं स्मेल को, जैसे ही कोई अजीब या कोई नई स्मेल हमारी नाक के आसपास आती है, हमारी नाक, हमारी नॉस्ट्रिल्स उसको तुरंत डिटेक्ट कर लेते हैं। फोर्थ गस्टेटरी रिसेप्टर्स, ये हमारे टंग में होते हैं, इसकी हेल्प से ही हम लोग अलग अलग फूड के अलग अलग टेस्ट को पहचान पाते हैं, क्या मीठा है, क्या तीखा है, क्या कड़वा है, क्या खट्टा है, उस तरह से। थिग्मो रिसेप्टर्स या थर्मो रिसेप्टर्स, ये हमारी स्किन में होते हैं। ये दोनों ही रिसेप्टर टच, हीट, कोल्ड, इन सबको फील करते हैं। हमारे 5 रिसेप्टर्स को हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। फोटो रिसेप्टर्स होते हैं आईज के लिए, ठीक है। उसके बाद फोन रिसेप्टर्स होते हैं ईयर्स में, हियरिंग के लिए। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज में होते हैं, स्मेल को सेंस करने के लिए। गस्टेटरी रिसेप्टर्स हमारे टंग में होते हैं, टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए। थिग्मो रिसेप्टर्स या थर्मो रिसेप्टर्स हम लोग कहें, वो लोकेशन उनकी होती है स्किन, और ये टच, हीट और कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर एक डायग्राम से समझने में ज्यादा आसानी होगी, इसलिए यहाँ पर डायग्राम मैंने दिया है, टाइप्स ऑफ ह्यूमन रिसेप्टर्स। अब इस ह्यूमन रिसेप्टर में सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपनी आईज की तरफ। टाइप्स ऑफ, यहाँ पर फोटो रिसेप्टर्स है और यहाँ पे फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं, हमें देखने में हेल्प करते हैं। फिर हम लोग चलते हैं फोनो रिसेप्टर्स, हम लोग कहें जो हियरिंग में हेल्प करते हैं, ये हमारे ईयर के अंदर होते हैं। फिर हमारी नाक में अगर हम लोग इस तरफ आते हैं तो स्मेल, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हमारी नोज के अंदर हैं जो सेंस नहीं कहेंगे, सॉरी, स्मेल स्मेल को सेंस करते हैं। टेस्ट, गस्टेटरी रिसेप्टर्स का काम होता है। एंड टच, इसमें प्रेशर है, हीट है और पेन भी है। अब हम लोगों ने स्टिमुलस, रिस्पॉन्स और रिसेप्टर्स तक तो देख लिया। अब फोर्थ पॉइंट यहाँ पर जो है हमारे पास वो है इफेक्टर्स। इफेक्टर्स क्या होते हैं, वी हैव सीन दैट स्टिमुलस इज डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर। स्टिमुलस को डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर्स। एंड द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेक्स अ डिसीजन। फिर स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन दोनों में से कोई एक, या हम कहें दोनों ही डिसीजन लेते हैं। बट हु एक्चुअली डज द वर्क, वो कौन है जो इस पूरे के पूरे वर्क को परफॉर्म करता है, वो होता है इफेक्टर। इफेक्टर में अगर कहूं, एन इफेक्टर इज अ पार्ट ऑफ द बॉडी, मसल और ग्लैंड दैट रिसीव इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द नर्वस सिस्टम एंड परफॉर्म द नेसेसरी एक्शंस। फिर से बात करें कि इफेक्टर हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है या फिर किसी मसल या ग्लैंड का एक पार्ट जो इंस्ट्रक्शन को रिसीव करता है नर्वस सिस्टम से, अंदर से जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं फिर उसके हिसाब से नेसेसरी एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी रिस्पॉन्स देता है। कंप्लीट फ्लो चार्ट से समझ आएगा। सबसे पहले स्टिमुलस क्या था, हीट। रिसेप्टर है हमारी स्किन, हमारा स्किन या हैंड या हमारा कोई बॉडी पार्ट रिसेप्टर भी बन जाता है और वही इफेक्टर भी बन जाता है, फिर रिस्पॉन्स देता है। रिसेप्टर अगर मैं कहूँ, हमारी स्किन ने हीट को डिटेक्ट किया। फिर सेंसरी न्यूरॉन्स, अच्छा न्यूरॉन्स की बात हम लोग अभी करेंगे आगे।
तो यहाँ पर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन ने क्या किया, मैसेज को ट्रांसफर किया, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड डिसाइड किया व्हाट टू डू, फिर मोटर न्यूरॉन से क्या आया, वापस ऑर्डर आता है, और इफेक्टर क्या करते हैं, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और रिस्पॉन्ड क्या होता है कि हमारा हाथ वहां से हट जाता है। फिर से देखते हैं, स्टिमुलस क्या था, हीट आई, हमारी स्किन ने हीट को डिटेक्ट किया, फिर सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज को क्या किया, वायर्स यानी हम कहें नर्व सेल के थ्रू इलेक्ट्रिक इंपल्स, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट नहीं होता, इलेक्ट्रिक इंपल्स होती है, हम उसे सिग्नल बोल सकते हैं, मैसेज को कैरी किया, फिर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ने डिसाइड किया क्या करना, मोटर न्यूरॉन ने क्या किया, वायर्स को ऑर्डर दिया, एंड इफेक्टर हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, और रिस्पॉन्स क्या आया कि हमारा हाथ वहां से हट गया। अब ये न्यूरॉन क्या होता है, जिसकी बात मैंने अभी बोली कि न्यूरॉन फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यानी सबसे बेसिक या सबसे छोटा यूनिट होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रिक वायर मान लें, मैंने कहा इलेक्ट्रिक वायर मान लेते हैं क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्लो होते हैं। स्ट्रक्चर इस डायग्राम से समझते हैं, सबसे पहला होता है डेंड्राइट, ये जो एंटीनास दिख रहे हैं ना यहाँ पे, ये इनको बोलते हैं डेंड्राइट, ये इन्फॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। दूसरा होता है सेल बॉडी, ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और आगे भेजता है। एक्सॉन, ये लॉन्ग केबल होती है जहां से सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है, ये है एक्सॉन ये, और इसके ऊपर एक कवरिंग होती है माइलिन शीट की। एंड लास्ट में होती है हमारे पास नर्व एंडिंग, ये वो पॉइंट है जहां पे सिग्नल पास होता है नेक्स्ट न्यूरॉन में, ये है हमारी नर्व एंडिंग। और एक फैक्ट ये भी है कि नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल में, कोई कोई नर्व सेल हमारी बॉडी का 1-1 मीटर तक की लेंथ का हो जाता है, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट सेल होता है। फिर से देखते हैं एक बार, डेंड्राइट एंटीना जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन को, फिर होती है सेल बॉडी जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, एक्सॉन लॉन्ग केबल है जो सिग्नल, जहां से सिग्नल ट्रेवल करता है, एंड नर्व एंडिंग, इस नर्व एंडिंग से यहाँ पर कुछ केमिकल्स होते हैं। अभी एक बात और क्लियर हो जाएगी कि ऐसा नहीं होता कि एक नर्व सेल से डायरेक्टली दूसरे नर्व सेल में मैसेज या इम्पल्स सिग्नल ट्रांसफर होता है। साइनेप्स, जिसकी मैं अभी अभी बात कर रहा था, साइनेप्स एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों है, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर न्यूरॉन्स एक दूसरे से टच नहीं करते, उनके बीच में बहुत छोटा गैप होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। देयर इज अ टाइनी गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। हाउ इट वर्क्स, द इलेक्ट्रिक सिग्नल convert into a chemical to jump across this gap and start a new electrical signal in the next neuron। जैसे मैंने देखा या फिर बताया कि यहाँ पर एक क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है, और उन केमिकल्स को बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर और दूसरे ही न्यूरॉन में यहाँ पर रिसेप्टर्स होते हैं जो मैसेज को आगे ट्रांसफर करते हैं। इस टाइनी गैप के थ्रू मैसेज जंप करते हुए एक सेल से दूसरे सेल में, फिर फर्दर आगे नेक्स्ट सेल में जाता है। इस डायग्राम में ज्यादा कुछ नहीं, बस नेटवर्क बताया गया है कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कैसे हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक नेटवर्क को स्टैब्लिश किया हुआ और फैला हुआ है। फिर है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो मैंने उस वक्त बताया था कि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं। न्यूरॉन 3 ही टाइप के होते हैं। पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन, ये इंफॉर्मेशन को अंदर लेकर जाते हैं इन, यानी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। दे ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स फ्रॉम द रिसेप्टर्स, रिसेप्टर जैसे हमारे सेंस ऑर्गन ही रिसेप्टर्स हैं, जैसे हमने बताया था ना कि फोटो रिसेप्टर्स हमारी आंखों में होते हैं, फोनो रिसेप्टर्स हमारे कानों में होते हैं, वैसे ही ये इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम रिसेप्टर टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट थे, पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। फिर है मोटर न्यूरॉन्स, ये ऑर्डर्स को आउट यानी बाहर, मतलब मैं कहूं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेकर आते हैं। दे ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द इफेक्टर, इन्होंने हमारे ऑर्डर को वापस लेकर आए हमारी इफेक्टर यानी हमारे मसल या ग्लैंड के पास। मसल्स तो हमें पता है, ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो हार्मोन्स या एंजाइम को रिलीज करते हैं, ये भी हम लोग आगे भी डिस्कस कर लेंगे, तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तीसरे होते हैं रिले न्यूरॉन्स, इन्हें हम पहली बात एसोसिएट और इंटर न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, कहीं कहीं पर एसोसिएट लिखा होता है, कहीं कहीं पर इंटर न्यूरॉन्स लिखा होता है। इनका जॉब होता है कि ये सिग्नल को प्रोसेस करें, और ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होते हैं, एक लिंक यानी एक कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में। अगर हम ये कह सकते हैं कि सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज को लेकर आता है और मोटर न्यूरॉन्स वापस लेकर जाता है, तो एसोसिएट न्यूरॉन्स दोनों के बीच में क्या है, एक कनेक्शन यानी एक जंक्शन की तरह बिहेव करता है। टाइप सेंसरी टुवर्ड्स ब्रेन, मोटर न्यूरॉन अवे फ्रॉम द ब्रेन एंड रिले इनसाइड द ब्रेन, या फिर हम जिसको एसोसिएट भी बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ये दोनों के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश करता है, मैंने बताया। ये भी इस डायग्राम से समझने की कोशिश करिएगा।
सेंसरी न्यूरॉन से एरो यहाँ पे दिख रहा है कि ये ऊपर की साइड जा रहा है, यानी हम कहें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम की साइड पे। रिले न्यूरॉन वापस लेकर आ रहा है ऑर्डर्स को, और मोटर न्यूरॉन जो दोनों के बीच में कनेक्शन को स्टैब्लिश कर रहा है। अरे मैंने उल्टा बोल दिया। सेंसरी न्यूरॉन जो मैसेज या फिर हम कहें कि सारी की सारे इंपल्स को कहाँ लेकर जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। मोटर न्यूरॉन जो वापस लेकर आता है, और रिले न्यूरॉन जिसको मैंने अभी मोटर न्यूरॉन बोल दिया, ये दोनों के बीच में एक लिंक को स्टैब्लिश करता है। अब आगे बढ़ते हैं, मसल्स को क्लियर करते हैं। मसल्स, आवर बॉडी हैज मोर देन 600 मसल्स, बट बेस्ड ऑन हाउ दे वर्क एंड लुक वी डिवाइड देम इनटू 3 मेन टाइप। मसल्स को समझना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि इसमें जो मसल्स का स्ट्रक्चर है वो हम लोगों ने छोटी क्लासेस या हम कहें जूनियर क्लासेस या 7th 8th 9th में बहुत बार पढ़ा होता है। स्केलेटल मसल्स, इनको हम वॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारी बोन्स यानी स्केलेटन से जुड़े होते हैं। वॉलेंट्री का अगर मैं फंक्शन या फिर मतलब बताऊं, क्योंकि ये हमारे पूरे विल पावर, हमारे पूरे कंट्रोल में होता है। जैसे मैं कहूँ मेरे हाथों का मूवमेंट, मेरे बोलने, जो भी मैं मसल्स को अपनी मर्जी के हिसाब से कर सकता हूँ। इफ यू वांट टू मूव योर हैंड यू कैन। लोकेशन इनकी क्या होती है? आर्म्स, लेग्स, नेक एंड फेस। फंक्शन हेल्पिंग इन बॉडी मूवमेंट एंड लोकोमोशन। दूसरे होते हैं स्मूथ मसल्स, इनको हम इनवॉलेंट्री मसल्स भी बोलते हैं। ये वो मसल्स होते हैं जो मेरे कंट्रोल या हमारे कंट्रोल में नहीं होते, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल देम। यू कैन नॉट टेल योर स्टमक, जैसे हम लोग डाइजेशन को आप रोक नहीं सकते, या फिर हम कहें अपने लंग्स को ऑक्सीजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के उस गैसेस एक्सचेंज को करने से नहीं रोक सकते। ये हमारे हाथ में नहीं होता है। अगर ऐसा होगा तो हमारी डेथ हो जाएगी। यानी हम कहें इनवॉलेंट्री एक्शंस वो होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लोकेशन इनकी होती है फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक द स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, आइरिस ऑफ द आई। फंक्शन क्या होता है? जैसे मैंने एक फंक्शन बताया कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, जैसे हम लोग खाने को खाते हैं तो हमारा पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है हमारे फूड पाइप के अंदर। फिर है कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, ये हमारे हाथ में नहीं होता, हमारी आंखों में फोन रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स तो अगर उसको साइड में रख के देखें तो कंट्रोलिंग द साइज ऑफ प्यूपिल, अगर लाइट कम होती है तो हमारा प्यूपिल थोड़ा सा डाइवर्ज हो जाता है, अगर लाइट ज्यादा होती है तो फिर थोड़ा सा कॉन्वर्ट, थोड़ा सा हमारी आंखें बंद हो जाती है ना जब लाइट ज्यादा होती है, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता। तीसरे होते हैं कार्डियक मसल, ये स्पेशली डिजाइन होते हैं हार्ट के लिए। कार्डियक मसल्स दे आर ओनली फाउंड इन द हार्ट, फीचर्स दे आर लाइक अ मिक्स ऑफ बोथ। ये थोड़े से स्केलेटल या वॉलेंट्री मसल्स और उसके साथ साथ थोड़े से इनवॉलेंट्री स्मूथ होते हैं, यानी सुपर पावर इनकी होती है। दे वर्क कंटिन्यूअसली 24/7 थ्रू आउट लाइफ एंड नेवर गेट टायर्ड, ये कभी नहीं रुकते, अगर ये रुक जाएंगे तो हमारी सांसें रुक जाएंगी। फंक्शन टू पंप ब्लड थ्रू द होल बॉडी रिदमिकली, एक रिदम के साथ पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को कंटिन्यूअस पंप करते रहना। देन द नेक्स्ट पार्ट इज रिफ्लेक्स एक्शन या क्विक रिस्पॉन्स। अब मसल्स हमने देखे, वॉलेंट्री मसल्स, इनवॉलेंट्री मसल्स एंड कार्डियक मसल। दूसरा इसी टॉपिक से रिलेटेड एक टर्म है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? सडन और इनवॉलेंट्री एक्शन, जो अचानक होता है और इनवॉलेंट्री होता है, बिना सोचे समझे होने वाला एक्शन रिफ्लेक्स एक्शन होता है। हम लोगों ने इस चार्ट को एक बार पीछे भी देखा था कि हीट, फिर हमारी स्किन क्या एक रिसेप्टर की तरह बिहेव करती है। सेंसरी न्यूरॉन, आप समझ आ गया होगा सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज या इंपल्स ऊपर गई, कहाँ? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, स्पाइनल कॉर्ड ने बिहेव किया। अच्छा, यहाँ पर ब्रेन क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है रिफ्लेक्स एक्शन के मूवमेंट में, क्योंकि ब्रेन को बाद में पता चलता है। जैसे हमने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया तो इंस्टेंटली हमारा हाथ वहां से हट गया, फिर हमें बाद में फील हुआ, क्योंकि ये माइक्रो सेकंड्स में हो जाता है, माइक्रो सेकंड्स में होने वाला फेनोमेनन है। बाद में पता चला कि हाँ वो ऑब्जेक्ट हॉट था, हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं। हमारी स्पाइनल कॉर्ड, या मैं कहूँ स्पाइनल कॉर्ड हमारी बॉडी का सेकंड ब्रेन ही होता है। डेंजर को डिटेक्ट किया खुद को बचाने के लिए, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होती है? उसका सर्वाइवल। मोटर न्यूरॉन्स, फिर इफेक्टर और रिस्पॉन्स आया क्या? हमारा हाथ वहां से इंस्टेंटली हट गया। तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। अब इस इमेज से समझ आ जाएगा कि और बेटर वे में कि रिफ्लेक्स एक्शन कैसे काम करता है। यहाँ पर स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस की बात हम लोग पहले कर चुके हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होता है, यहाँ पर स्टिमुलस है हीट। फिर रिसेप्टर हमारी स्किन में है। अब स्किन ने क्या किया? इस हीट को डिटेक्ट किया। यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन मैसेज को या फिर इंपल्स को लेकर कहाँ गए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यहाँ पर हमारे मोटर न्यूरॉन थे और रिले न्यूरॉन थे। रिले न्यूरॉन मैंने बताया था एसोसिएट एंड इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स भी होते हैं। मोटर न्यूरॉन ने क्या किया? यहाँ पर इफेक्टर एक ऑर्डर दिया, इफेक्टर्स यानी हमारी मसल्स को, और रिस्पॉन्स में क्या हुआ? हमारा हाथ पीछे की तरफ आ गया, हट गया वहां से। तो ये पूरा एक साइकिल या एक प्रोसेस होता है जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क या रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करता है।
अब स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट क्यों होती है? व्हाट इज स्पाइनल कॉर्ड? इमेजिन योर बॉडी इज लाइक अ बिग हाउस, द ब्रेन इज द बॉस। हम लोगों ने एक पहले बिल्डिंग से कंपैरिजन किया था, एक बड़ा हाउस ही मान लेते हैं कि यहाँ पर जो बॉस हमारा ब्रेन होता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड वो सुपर केबल है जो ब्रेन और पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट करके रखती है। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी तो इनके बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। वेयर इज इट लोकेटेड? इट स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हेड एंड द ब्रेन स्टेम एंड रन्स ऑल द वे डाउन टू द मिडल ऑफ योर बैक। यानी हमारे हेड के बॉटम पीछे के साइड से जाते हुए पूरे बैक तक जाता है। प्रोटेक्शन, ये बहुत ही जेंटल ऑर्गन होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड, तो उसको प्रोटेक्शन की नीड बहुत होती है। जैसे हमारी बॉडी के जेंटल ऑर्गन, जैसे हमारा हार्ट रिब केज के अंदर होता है, वैसे स्पाइनल कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सॉफ्ट है। सो इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग बोनी केस कॉल्ड स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी और बैकबोन। इट्स लाइक अ हेलमेट, जैसे हमारे ब्रेन के लिए हेलमेट होता है हमारा स्कल, तो वैसे ही हमारे स्पाइन एक हेलमेट है हमारे स्पाइनल कॉर्ड के लिए। इसका साइज हमारे बैकबोन की तरह बहुत बड़ा नहीं होता है, एंडिंग इसकी लोअर बैक पे खत्म हो जाती है। इट डज अ क्विक जॉब, रिफ्लेक्स एक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रिफ्लेक्स एक्शन को परफॉर्म करता है। सम टाइम देर इज नो टाइम टू वेट फॉर द ब्रेन। मैंने बताया था कि कई बार यहाँ पर ब्रेन के मैसेज रिसीव करने तक का टाइम नहीं होता, तो स्पाइनल कॉर्ड इंस्टेंटली बिहेव करता है और ऑटोमेटिकली वेरी फास्ट रिएक्ट करता है विद द ब्रेन्स हेल्प। Example, if you accidentally touch a pin, the spinal cord immediately tells your hand to move away before the brain even knows it hurts। क्योंकि ब्रेन को ये बाद में पता चलेगा, तब तक हमारा हाथ हट चुका है और हमें बाद, आपने महसूस किया होगा ना कि जैसे हमने किसी पिन को टच किया, पे पिन वाले एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे उसको टच करते हैं हमारा हाथ हट गया, हमें बाद में पेन के बारे में पता चला। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन होता है और हमें ये सेफ रखता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे जरूरी होता है उसका सेफ रहना, बाकी सारी एक्टिविटीज बाद में आती है। अब सीधी सीधी बात करते हैं जरूरी द ह्यूमन ब्रेन की। टॉपिक है ह्यूमन ब्रेन। द ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ आवर बॉडी एंड इट इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स वेयर ऑल द डिसीजंस आर मेड। ब्रेन हमारी बॉडी का सीपीयू होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन। अगर ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट है, इसको प्रोटेक्शन की भी नीड होती है, तो कहां पर प्रोटेक्शन मिलती है हमारे ब्रेन को? सबसे पहली बात, ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है स्कल, या फिर हम इसे क्रेनियम बोलते हैं। देखो स्कल तो पूरा का पूरा होता है, क्रेनियम इसका वो पार्ट जहां पर हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड है। एक हार्ड हेलमेट जो बोन से बना है, दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, जो हमारे ब्रेन को एक्सटर्नल इंजरी से बचाता है। तभी जरूरी होता है कि हम लोग कहीं पर भी राइड करते हैं किसी बाइक, स्कूटर या साइकिल को, तो हेलमेट सजेस्ट किया जाता है पहनना, क्योंकि हेलमेट हमारे ब्रेन को उस एक्सटर्नल इंजरी से बचाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। फिर मेनिंजेस, ये 3 लेयर होती है मेम्ब्रेन की जो हमारे ब्रेन को कवर करती हैं। और लास्ट में होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम सीएसएफ भी बोलते हैं। एक ऐसा फ्लूइड होता है जो मेनिंजेस हमारे ब्रेन के अंदर होता है, ब्रेन के पास होता है। ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह, जैसे हम लोग एक बलून में पानी भरते हैं, अगर हम लोग उसमें फिर कोई पंच मारते हैं तो वो वाटर जो उसके अंदर होता है वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, वैसे ही यहाँ पे सीएसएफ होता है, एक कुशन होता है। जैसे एक कुशन हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, यही सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक शॉक एब्जॉर्बर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है शॉक से। अब स्ट्रक्चर को समझते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे स्ट्रक्चर में हमारे पास फोर ब्रेन, द थिंकर। फोर ब्रेन मतलब आगे का पार्ट। दिस इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन। एनसीईआरटी में जितना मेंशन हम लोग उतना ही डिस्कस करेंगे। सबसे आगे वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रम, सेरिबेलम नहीं, सेरिब्रम। सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। ये थिंकिंग पार्ट है, हमारे इमोशन, फीलिंग, चीजों को याद रखना, बाकी सारी चीजें, बोलना, सब यहीं से होता है। रीजनिंग, हमारी लॉजिक थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस। मेमोरी, यहाँ पर हमारी सारी की सारी इंफॉर्मेशन भी स्टोर होती है। एंड सेंस, इट रिसीव सिग्नल फ्रॉम आईज एंड ईयर्स, नोज। ये सिग्नल को भी रिसीव करता है आईज, ईयर्स एंड नोज से। वॉलेंट्री एक्शंस कंट्रोल मूवमेंट वी वांट टू डू। हमारे वॉलेंट्री एक्शंस भी इसी के हाथ में होते हैं, लाइक राइटिंग, डांसिंग एटसेट्रा, या फिर हम कहें एटसेट्रा तो नहीं, राइटिंग, डांसिंग, जितनी भी एक्शन जिनको हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं वो सारे के सारे इसके कंट्रोल में होते हैं। और हंगर, हंगर द सेंसेशन ऑफ फीलिंग हंग्री और फुल इज कंट्रोल्ड हियर। दूसरा है मिड ब्रेन, या फिर हम इसको कनेक्टर बोलते हैं। मिड ब्रेन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता। इट कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड आइज। ये हमारे हेड यानी हमारे सर का, नेक और आइज के रीजन का एक रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है, जैसे चेंजिंग द साइज ऑफ प्यूपिल व्हेन ब्राइट लाइट हिट्स आई। मैंने अभी बताया था कि जब लाइट बहुत तेज होती है तो हमारी आंखों का जो प्यूपिल का साइज होता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि वो एडजस्ट करता है उसके हिसाब से।
थर्ड पार्ट इज हिंड ब्रेन, या हमें से हाइंड ब्रेन बोले, ये कंट्रोलर होता है। दिस पार्ट कंट्रोल द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, इट हैज 3 स्पेसिफिक सब पार्ट। इसके 3 सब पार्ट होते हैं। मैंने सेरिबेलम की बात की थी, सेरिब्रम अलग है, सेरिबेलम अलग है। सेरिबेलम हमारी बॉडी के पॉस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करता है। एग्जाम्पल, वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसाइकिल, पिकिंग अप पेंसिल। अब जैसे वॉलंटरी एक्शन क्या था कि हमारे ब्रेन ने ऑर्डर दिया पेंसिल को उठाओ, लेकिन पेंसिल को उठाते हुए उसमें बैलेंस को मेंटेन करना, ये सेरिबेलम का पार्ट होता है। जैसे एक बात और कि जो लोग अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, झूमते क्यों हैं, अजीब अजीब बातें क्यों करते हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए उनका ये पार्ट इनएक्टिव हो जाता है। दूसरी बात, मेड्यूला। मेड्यूला कंट्रोल्स इनवॉलंटरी एक्शंस, थिंग वी कैन नॉट कंट्रोल। हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करना, ये मेड्यूला का पार्ट होता है। जैसे ब्लड प्रेशर मेरे कंट्रोल में नहीं है, हमारी हार्ट बीट, हमारा ब्रीथिंग, हमारा सलाइवेशन, हमारा वॉमिटिंग। एंड थर्ड पार्ट इज पॉन्स, हेल्प्स इन रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग रेट एंड एक्ट एज अ रिले स्टेशन। ये रेगुलेट, जैसे एक पंखे में रेगुलेटर होता है ना, तो ये रेगुलेट करता है हमारे रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग रेट को, एंड एक्ट एज अ रिले स्टेशन। अब यहाँ पर एक पार्ट और है जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइपोथैलेमस। इफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, अभी हम लोग ग्लैंड को भी डिस्कस करेंगे, जैसे हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, तो अगर उन सब में मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उस पिट्यूटरी ग्लैंड का भी अगर कोई मास्टर है तो वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होता है। इट इज लोकेटेड एट द बेस ऑफ फोरब्रेन, हमारे फोरब्रेन की हमने बात करी थी जहाँ पे सेरिब्रम था, ये वहां पर सिचुएटेड होता है, जस्ट अबव द पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हम कहें कि हम अगर हमारे पास एक बड़ा सा टीवी है, उसका रिमोट पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो उस रिमोट का भी रिमोट जो है वो हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के 2 मेन जॉब होते हैं। पहला है बॉडी थर्मोस्टेट, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। इट चेक्स द टेम्परेचर ऑफ ब्लड, इफ यू आर टू हॉट इट मेक्स यू स्वेट, अगर हमें गर्मी लगती है तो हमारी बॉडी से स्वेट रिलीज होता है। इफ यू आर टू कोल्ड इट मेक्स यू शिवर, अगर हमें ठंडी लगती है, देखा होगा सर्दी में हम लोग, हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, शिवर करते हैं। एनालॉगी, इट वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द एसी रिमोट इन योर हाउस। एंड दूसरा अर्ज, हंगर एंड थर्स्ट को कंट्रोल करना इसी का काम होता है। इट टेल्स यू व्हेन टू ईट एंड व्हेन टू स्टॉप, इट कंट्रोल्स द फीलिंग ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। हमारी भूख प्यास को, उसकी फीलिंग को कंट्रोल करना हाइपोथैलेमस का ही काम होता है। फैक्ट, व्हेन यू से आई एम फुल, इट इज योर हाइपोथैलेमस सेंडिंग दैट सिग्नल। जब आप बोलते हो ना कि मेरा पेट भर गया है, तो ये हाइपोथैलेमस ही होता है जो आपको सिग्नल भेजता है कि अब आप और नहीं खा सकते हो। इस ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर की बात, ब्रेन के अंदर नहीं, इस इमेज के अंदर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि स्ट्रक्चर कैसा है। ये हमारा फोर ब्रेन था, ठीक है। अब हम उन 3 लेयर्स की बात कर रहे थे जो प्रोटेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन को। ड्यूरा मैटर हार्डेस्ट और आउटर लेयर होता है, फिर आर्केनॉइड, एंड तीसरा है पाया मैटर। फिर मिड ब्रेन की बात करी थी, मिड ब्रेन सेंटर में होता है, इसका मेन काम ज्यादा कुछ नहीं, एक बैलेंस उसके साथ साथ रेगुलेशन करना। हाइंड ब्रेन में क्या था, हमारा सेरिबेलम और हमारा मेड्यूला। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हमारी बॉडी के इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करना, और सेरिबेलम को क्या था, हमारी बॉडी में पॉस्चर और उसके साथ साथ कोऑर्डिनेशन देना। और ये रहा हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो थोड़ा थोड़ा ऊपर की साइड में प्रेजेंट होता है, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह बिहेव करता है। अब हम लोग बात करेंगे ग्लैंड्स की। सिंस द नर्वस सिस्टम यूजेस वायर न्यूरॉन, अगर हमारा नर्वस सिस्टम वायर्स का यूज करता है न्यूरॉन्स की, न्यूरॉन्स के फॉर्म में, इट इज फास्ट, है तो बहुत फास्ट, लेकिन वो बॉडी के हर सेल तक नहीं पहुंच पाता। दैट इज वाई द बॉडी नीड्स अ सेकेंड सिस्टम, एंड दैट इज कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन परफॉर्म होता है। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज द एंडोक्राइन सिस्टम? स्टार्ट विद अ सिंपल कंपैरिजन, में कंपैरिजन से स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम जैसे हमारी टेलीफोन कॉल है, बहुत फास्ट है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, जहां कॉल मिलाया वहां पर कॉल उठेगा। हमारी बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम एक मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल है, जैसे एक रेडियो का ब्रॉडकास्ट होना या फिर टीवी पर किसी चैनल का चलना। स्लो होता है लेकिन हर जगह पर पहुंचता है, रीचेज एवरीवेयर विद द हेल्प ऑफ ब्लड। इसकी की डेफिनेशंस क्या हैं? 2 ही हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये डक्टलेस, डक्ट जैसे आपने एसी की डक्ट सुनी होगी ना, कि डक्ट एक पाइप या चैनल होता है, तो इनमें डक्ट नहीं होती है। ये केमिकल्स को डायरेक्टली इंजेक्शन की तरह पोर करते हैं ब्लड के अंदर, दे पोर देयर केमिकल्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड। और दूसरा होता है हार्मोन्स। हार्मोन्स वही केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो इन ग्लैंड में प्रिपेयर होते हैं स्मॉल अमाउंट में, लेकिन पूरी बॉडी पर इनका बहुत अच्छे से कंट्रोल होता है और हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। तो फिर से बता देता हूँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, ये वो ग्लैंड्स हैं, पहली बात ये डक्टलेस होते हैं, इनमें कोई भी पाइप जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता, ये अपने केमिकल्स को डायरेक्टली पोर या इंजेक्ट करते हैं ब्लड के अंदर। और जो केमिकल्स हैं जो उनसे निकलने वाले हैं वही होते हैं हार्मोन।
These are chemical messengers produced by gland in small amount to control body functions. सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड जो होता है हमारी बॉडी के अंदर वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर बात करें, मेरा पेज कहाँ गया, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेशन ये ब्रेन के बेस में होता है। व्हाई इज इट कॉल्ड मास्टर ग्लैंड? मैंने बताया था कि अगर हमारी बॉडी में कोई मास्टर ग्लैंड है तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड, और उस मास्टर का भी कोई मास्टर है तो वो है हमारा हाइपोथैलेमस, बिकॉज इट ऑर्डर्स द अदर ग्लैंड टू डू देयर वर्क। इससे निकलने वाला हार्मोन बहुत जरूरी हार्मोन होता है, वो होता है ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी को ग्रोथ देना ये इस ग्रोथ हार्मोन का ही काम होता है। इसके फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें, इट कंट्रोल द हाइट एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। टू मच हार्मोन अगर ये बहुत ज्यादा रिलीज हुआ तो एक पर्सन बहुत जाइंट यानी बड़ा बन जाएगा। द पर्सन बिकम्स वेरी टॉल, जो लोग बहुत लंबे हो जाते हैं उनकी बॉडी में हार्मोन ज्यादा रिलीज हो जाता है। टू लिटिल हार्मोन अगर ये बहुत कम रिलीज होता है तो उनकी हाइट बहुत कम रह जाती है, जिसको हम लोग डॉर्फिज्म भी बोलते हैं। दूसरा है थायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग बटरफ्लाई, ये हमारे नेक के रीजन में होता है। बटरफ्लाई जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, एक तितली की तरह। लोकेशन, इसकी लोकेशन हमारे नेक के यानी हमारे थ्रोट के रीजन में होती है और बटरफ्लाई जैसा लगता है। हार्मोन, इससे निकलने वाला हार्मोन होता है थायरॉक्सिन। फंक्शन क्या होता है, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, यानी हाउ फास्ट आवर बॉडी डाइजेस्ट फूड एंड यूज इट्स एनर्जी। इंपॉर्टेंट नोट इसका क्या है कि दिस ग्लैंड, इस ग्लैंड को आयोडीन की नीड होती है थायरॉक्सिन को रिलीज करने के लिए। अगर हम लोग अपनी फूड में थायरॉक्सिन नहीं, आयोडीन को इन्वॉल्व नहीं करते तो हमें एक बीमारी हो जाती है गॉइटर, जो हम लोगों ने अपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो हमारे गले के आसपास स्वेलिंग आ जाती है। If there is no iodine in the food, the neck swells up and this disease is called goiter. थर्ड ग्लैंड इज एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड यानी इसको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। ये हमारी दोनों किडनीज के ऊपर होता है, कैप ढक्कन जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। इससे निकलने वाला हार्मोन होता है एड्रेनलिन। आपने कई बार सुना होगा ना कि एड्रेनल रश हो गया, तो इसका मतलब इमरजेंसी ग्लैंड में आपको बहुत सारी एनर्जी को दे देता है। ये फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी इसे बोलते हैं। जब आप डरे होते हो या गुस्से में होते हो, व्हेन यू आर स्कैर्ड और एंग्री, इट मेक्स द हार्ट बीट फास्टर। हार्ट बीट को फास्ट बनाना टू गिव मोर एनर्जी टू रन और फाइट, भागने के लिए या लड़ने के लिए, दोनों ही कंडीशन में आपको बहुत सारी एनर्जी प्रोवाइड करा देता है ये ग्लैंड। और इससे निकलने वाला हार्मोन एड्रेनलिन। मैंने बताया था कि ये हार्मोन्स क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हैं, डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड के अंदर। फोर्थ वन इज पेनक्रियास। पेनक्रियास को हम लोग हमारी बॉडी का शुगर कलेक्टर भी बोलते हैं। इससे निकलता है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन इंसुलिन, जो एनसीईआरटी में मेंशन है। जस्ट बिलो द स्टमक लुक्स लाइक अ लीफ, इसकी लोकेशन स्टमक के नीचे एक पत्ती जैसा स्ट्रक्चर होता है। फंक्शन कि हमारी बॉडी के अंदर इट लोअर्स द शुगर ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर शुगर या फिर ग्लूकोज के लेवल को क्या करना, कम करना। अगर ये सही से काम नहीं करेगा, हमारी बॉडी में इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, अगर ये ग्लैंड सही से काम नहीं करता तो हमें डायबिटीज हो जाती है। डायबिटीज क्या है, ब्लड के अंदर शुगर का लेवल बढ़ जाना। और उस केस में पेशेंट को इंसुलिन के शॉट या इंजेक्शन दिए जाते हैं एक्सटर्नली। आपने देखा होगा जिनको शुगर या डायबिटीज होती है उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। फिफ्थ, टेस्टिकल्स या टेस्टिस, ये सिर्फ और सिर्फ मेल्स में होती हैं। इनकी लोकेशन आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटम, और इनसे निकलता है एक हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। यहाँ पर स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, और जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी की जाती है बॉयज के अंदर, तो उनकी बॉडी में सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना और उनकी बॉडी में चेंजेस को शो करना, ये इसी हार्मोन का काम होता है। जैसे बियर्ड का आना, मस्टैच का आना, और हमारी आवाज जब भारी हो जाती है। फिर बात करते हैं हम लोग ओवरीज की। ये सिर्फ फीमेल्स के अंदर होती हैं। इनकी लोकेशन लोअर एब्डोमेन, वन ऑन ईच साइड, दोनों साइड पर एक एक होती है, और इनसे निकलता है हार्मोन ऑस्ट्रोजन। ये प्यूबर्टी के टाइम फीमेल्स में चेंजेस दिखाती हैं। जैसे हम लोगों ने मेल्स की बात करी कि बियर्ड का आना, वैसे ही फीमेल्स के अंदर ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किन का होना, एंड ये फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करता है। और यहाँ पर एग का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है व्हेन, जब कहा जाए प्यूबर्टी की एज आती है एक गर्ल के अंदर या फिर फीमेल्स के अंदर। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है, वही सब बातें मेंशन है कि कौन सा ग्लैंड कौन सी लोकेशन पर होता है, कौन से हार्मोन को रिलीज करता है और कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करता है। फिर से आज ये हो क्या रहा है, 3-4 बार पेज मेरा क्लोज हो गया पीपीटी का। हाँ, ग्लैंड, लोकेशन, हार्मोन, फंक्शन और उससे होने वाले डेफिशिएंसी या डिसऑर्डर। पिट्यूटरी की बात हम लोग कर चुके हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड बेस ऑफ द ब्रेन,
ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, कंट्रोल करता है ग्रोथ बोन्स और मसल्स के, अगर कम रिलीज होता है तो डॉर्फिज्म, ज्यादा होता है तो जायंटिज्म। फिर थायराइड की बात करें, थायराइड नेक यानी हमारे गले में होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन इससे रिलीज होता है एंड रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्ब, फैट एंड प्रोटीन। कार्ब, फैट और प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना। इसकी डेफिशिएंसी में गॉइटर यानी हमारे गले के आसपास स्वेलिंग आ जाती है। तीसरा ग्लैंड था पेनक्रियास, हमारे स्टमक के नीचे, इंसुलिन, इससे निकलता है हार्मोन जिसकी हमने बात करी थी, ब्लड में शुगर लेवल को कम करना, और इसकी डेफिशिएंसी में डायबिटीज हो जाती है, हाई ब्लड शुगर। एड्रिनल, टॉप ऑफ किडनीज, इसकी डेफिशिएंसी की बात यहाँ पे है ही नहीं। टॉप ऑफ किडनीज मतलब एड्रेनलिन, इससे निकलता है हार्मोन और इसकी लोकेशन टॉप ऑफ किडनीज होती है। इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। टेस्टिकल्स, स्क्रोटम, इनकी लोकेशन होती है। टेस्टोस्टेरोन, स्पर्म का प्रोडक्शन करना। प्यूबर्टी चेंजेस एक मेल के अंदर जो शो होते हैं वो इसी हार्मोन की वजह से होते हैं। ओवरीज की बात करते हैं, ओवरीज फीमेल्स में होती हैं, लोअर एब्डोमेन में, और इनसे निकलता है हार्मोन ऑस्ट्रोजन। एग का प्रोडक्शन करना, प्यूबर्टिकल चेंजेस दिखाना, और पीरियड्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है फीमेल्स के अंदर वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। लोकेशन से समझ लेते हैं एक बार कि कौन सा ग्लैंड कहाँ पर होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर मैंने बताया था कि हमारे ब्रेन के अंदर होता है। फिर ये हमारा थायराइड ग्लैंड है हमारे नेक के पास। एड्रिनल ग्लैंड और पेनक्रियास, एड्रिनल ग्लैंड हमारे किडनी के ऊपर होता है और पेनक्रियास कहाँ है, स्टमक के नीचे यानी बिलो द स्टमक, और ये है टेस्टिकल्स एंड ये है ओवरीज फीमेल्स के अंदर। जितने भी हम लोगों ने एनिमल्स या ह्यूमंस के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के फैक्टर्स थे, जैसे हमारा ब्रेन हुआ, सारे ग्लैंड्स हो गए, न्यूरॉन्स, और उसके साथ ही साथ जितना भी पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर था, चाहे वो न्यूरॉन्स हो गए, न्यूरॉन्स के साथ हमारे न्यूरॉन्स के टाइप हो गए, न्यूरॉन्स के टाइप के साथ ब्रेन हो गया, ब्रेन के साथ साथ हम लोगों ने अभी ग्लैंड्स देख लिए। अब बात करते हैं प्लांट्स की। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर कोई ब्रेन या नर्वस सिस्टम नहीं होता, सो हाउ डू दे मूव। देखो प्लांट्स के अंदर नर्वस सिस्टम ना होने की वजह से उनके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होता, जिससे वो कहीं चल फिर नहीं सकते, लेकिन दे यूज वाटर एंड केमिकल्स, उनके अंदर केमिकल्स और हार्मोन की वजह से ग्रोथ होती है जो हमें दिखती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट की बात करें, प्लांट के अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, एक होती है नेस्टिक मूवमेंट जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होती है, और दूसरी होती है ट्रॉपिक मूवमेंट जो ग्रोथ डिपेंडेंट होती है। नेस्टिक मूवमेंट में जैसे हमने एक बात करी, आपने सुना होगा मिमोजा, जिसे हम लोग चोई मुई का पौधा बोलते हैं या पेड़ बोलते हैं, टच मी नॉट प्लांट, जो टच होने पर जिसके लीव्स फोल्ड अप हो जाते हैं, तो इसका ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता। मैकेनिज्म इसका क्या था, सेल्स चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम। स्वेलिंग और श्रिंकिंग, स्वेलिंग मतलब फूल जाना और श्रिंक मतलब सिकुड़ जाना। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या कहता है, ये ग्रोथ डिपेंडेंट होता है। यहाँ पर चार फैक्टर्स या चार पॉइंट होते हैं जिसमें एक प्लांट की ग्रोथ इस पर डिपेंड करती है। वो डायरेक्शनल, टुवर्ड्स और अवे होती है स्टिमुलस की। स्टिमुलस फिर से याद रखना है हमें, एक्सटर्नल फैक्टर। जैसे फोटोट्रॉपिज्म की बात सबसे पहले करें तो फोटोट्रॉपिज्म ग्रोथ टुवर्ड्स लाइट, एक प्लांट की ग्रोथ होती है लाइट की तरफ, वो उसके साथ जाती है यानी उसकी तरफ जाती है। और रूट्स जो खुद को मिट्टी में छुपा लेती हैं तो वो होती हैं उसके अवे जाना। दूसरा है जियोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड ग्रेविटी। अब रूट्स जो होती हैं वो ग्रेविटी के साथ नीचे जाती हैं, लेकिन जो प्लांट का शूट या अपर पार्ट होता है ये जाता है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तीसरा है कीमोट्रॉपिज्म, ग्रोथ टुवर्ड केमिकल्स, जैसे पॉलन ट्यूब ग्रोथ टुवर्ड्स ओव्यूल। कीमोट्रॉपिज्म यानी केमिकल्स की तरफ मूवमेंट करना। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ टुवर्ड वाटर, रूट्स पानी के साथ पानी की तरफ जाती हैं और शूट ऊपर की तरफ। तो फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म। एंड अब टाइप्स ऑफ प्लांट ट्रॉपिज्म, देखिए प्लांट के ट्रॉपिज्म की बात हमने करनी थी तो ये फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है, ये जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल है कि ग्रेविटी के साथ और ये ग्रेविटी के बैक साइड में यानी अपोजिट। हाइड्रोट्रॉपिज्म, रूट्स कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स द वाटर एंड शूट अवे फ्रॉम द वाटर। कीमोट्रॉपिज्म, पॉलन ग्रेन्स जा रहे हैं केमिकल्स के रिलीज होने पर। अब प्लांट के अंदर भी कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग आगे देखते हैं, फिर इस पेज पर वापस आएंगे। प्लांट के अंदर क्या होते हैं, जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसमें तीन जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्लांट के फेवर में होते हैं, और चौथा होता है जिसको हम लोग विलन या फिर स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। सबसे पहला हार्मोन जो यहाँ पर है वो है ऑक्सिन। ऑक्सिन सबसे ऊपर है, सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप एंड हेल्प, ये सेल्स को इलोंगेट होने में हेल्प करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है कि प्लांट लाइट की तरफ बेंड होता है। दूसरा है जिब्रेलिन, जिब्रेलिन स्टेम को इलोंगेट करता है, हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ स्टेम। एंड साइटोकिनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन, ये ज्यादातर फ्रूट या सीड में पाया जाता है जो बहुत जल्दी बड़े होते हैं, फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड।
और फोर्थ है एब्सिसिक एसिड, जिसे हम लोग ग्रोथ या विलेन हार्मोन भी बोलते हैं, ग्रोथ नहीं विलेन हार्मोन या स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। ये अपोजिट बिहेव करता है, इट इनहिबिट्स स्टॉप्स यानी रोकता है ग्रोथ एंड कॉज वाइल्टिंग ऑफ लीव्स। अब ये पार्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। 4 मेजर प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन की बात की थी ग्रोथ एंड बेंडिंग, दूसरा जिबरेलिन्स की बात की थी स्टेम को इलोंगेट करना एक प्लांट की, तीसरा था साइटोकिनिन सेल डिवीजन को फॉर्म करना, एंड एजिंग यानी पत्तियों की एजिंग को कम करना। एब्सिसिक एसिड जो होता है ये ग्रोथ को रोकता है और स्ट्रेस हार्मोन होता है यानी पत्तियों को बूढ़ा कर देना या फिर उनको उनकी एजिंग को बढ़ा देना, इतना होता है। ये प्लांट के ट्रोपिज्म हमने देखे और यहाँ पर हम लोगों ने प्लांट के हार्मोन देख लिए। बस इस चैप्टर में इतना ही है और यहाँ पर ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा बहुत इजी स्ट्रक्चर में, और ज्यादा हम लोगों ने इसमें इतनी मेहनत नहीं करी जितनी हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस के अंदर करी थी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।